Namaskar. Yesterday we discussed introduction and causes of the earthquake. In this series of the geomorphology, today we will complete the remaining topics of the earthquake. This is the second part of the earthquake. Today we will discuss distribution of earthquake in the world. दुनिया भर में जो वो एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं उन क्षेत्रों के, उन रीजन्स के, उन एरियाज के बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है सीस्मिक जोन्स इन इंडिया या डिफरेंट सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक हमारा इसमें होगा और ये अलग अलग एरियाज के जो सीस्मिक जोन में इंडिया को, अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग क्षेत्रों को जो डिफरेंट सीस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया, उसके क्या कारण हैं, क्यों कहीं पे अर्थ ज़्यादा आता है एक पार्टिकुलर क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा जो है स्केल से रिलेटेड होगा, जिसमें हम मार्कली एंड रेक्टर स्केल के बारे में बातें करेंगे और उन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी। तो सिस्टमैटिक हम बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। Distributions of earthquake in the world. Distributions of earthquake in the world. तो वर्ल्ड को जो है अर्थक्वेक के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो हम मेजर उसमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारा है सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी कि रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट नंबर पे हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। नेक्स्ट नंबर पे हमारा सेकंड नंबर पे आएगा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। नेक्स्ट नंबर पे हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के बाद मिड ओशियनिक रिजेस बेल्ट, मिड ओशियनिक रिजेस बेल्ट। नेक्स्ट हमारा अदर्स। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अर्थक्वेक आते हैं, उसको हम अदर्स में लिख देते हैं। अदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सरकमपैसिफिक बेल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सरकमपैसिफिक बेल्ट। तो नंबर 1 पे हमने कहा सरकमपैसिफिक बेल्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिंग ऑफ फायर। सेकंड नंबर पे हमारा जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की हम बातें करेंगे इसके बाद दूसरे नंबर पे। तीसरा हमारा मिड ओशियनिक रीजेस। हम नेक्स्ट नंबर पे मिड ओशियनिक रीजेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो रिमेनिंग है एक जगह पे नहीं है, बस ऐसे बिखरे हुए कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अर्थक्वेक आता है और उनका कोई कारण दूसरा कुछ है, उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिंग ऑफ फायर, यानी कि सरकमपैसिफिक बेल्ट। द सरकमपैसिफिक बेल्ट spreads over the
coastal areas of the North America as well as the South America. It starts from the tip of the Antarctica and extended northward up to the Alaska, where thousands of the smoke always erupting from a place known as the thousands of the smoke, place of the thousands of the smoke, यानी जहां से धुआं हमेशा हमेशा निकलता रहे, ऐसी जगह पे 1000 जगहें पाई जाती हैं अलास्का में, इसलिए अलास्का का दूसरा नाम रखा गया थाउजेंड्स ऑफ द स्मोक, प्लेस ऑफ द थाउजेंड ऑफ द स्मोक। ये सारा का सारा कारण क्या है? ये वॉल्केनिक एरप्शन या अर्थक्वेक क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ज्वाइंट है, वो कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री है। तो अब अगर हम मैप में इसको ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, यहां पे मान लेते हैं this is the North America, again this is the South America, यहां पे अगर मान लेते हैं हम कुछ, ये चेंचू पेनिनसुला, दिस इज द कामचटका, द Aleutian Islands, and these are the Russian parts, southern parts of the Russia. This is the India. These are the Sumatra. This is the Java, Sumatra, Java, and Celeb Islands. This is Irian Jaya, यानी कि पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनिया। This is the Australia. This is the Australia. और यहां साउथ में अंटार्कटिका है। अब हम इन एरियाज को अगर देखते हैं तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, इट स्टार्टेड फ्रॉम द नदर्न पार्ट्स ऑफ द अंटार्कटिका, फ्रॉम हियर इट एक्सटेंडेड, दीज आर द मार्जिन्स, दीज आर द मार्जिन्स, दीज आर द मार्जिन्स। ये जो एरियाज है ये ज्वाइंट है, ये कन्वर्जेंट प्लेट है, दीज आर द ज्वाइंट्स, दीज आर द मार्जिन्स, अगेन दीज आर द मार्जिन्स, दीज आर द ज्वाइंट्स। तो बोथ मार्जिन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, बोथ कोस्टल लाइन्स, कोस्ट लाइन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, this Pacific Ocean is the convergent, both the margin of the Pacific Ocean is the convergent boundary where two plates colliding, two plates converge with each other. These are the ring of fires, these are the ring of fire, these are the ring of fire. This, the whole block that I draw in shaded, shown in a shaded regions known as the circum-Pacific belt. ये पूरा का पूरा जो है कोस्ट पैसिफिक ओशन का ये सरकम पैसिफिक बेल्ट कहलाएगा। यहां पे रेगुलर अर्थक्वेक आता रहता है। अर्थक्वेक आने का कारण ओनली एक है, दिस इज द कन्वर्जेंट मार्जिन, दिस इज द कन्वर्जेंट मार्जिन। द पैसिफिक ओशन कोलाइडेड विद द यूरेशियन या ये एशियन प्लेट्स, दिस पैसिफिक ब्लॉक, दिस पैसिफिक प्लेट्स इंटर इन द यूरेशियन प्लेट्स। हियर दिस पैसिफिक प्लेट enter in the North American plates, here Pacific Ocean enter in the South American plates. So it is the place of the Benioff zone. It is the place of the Benioff zone
where plate margin of the Pacific is subducted to another plates. अगर कहीं पे जॉइंट है, अगर कहीं पे कोई प्लेट किसी दूसरी प्लेट के अंदर चला जाएगा तो वहां पे अर्थक्वेक आएगा। इसीलिए इस एरियाज को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर का मतलब कोई चीज सर्कल में हो, फायर का मतलब आग निकलता हो। यहां पे वॉल्केनिक एरप्शंस भी रेगुलर होते रहते हैं। इसका कारण एक है कि ये पैसिफिक ओशन जो है ओशनिक प्लेट था। ओशनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराता है तो ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा डेंसिटी होने के नाते वो अंदर सबडक्ट कर जाता है। जब अंदर वो सिंक कर जाएगा, सबडक्ट कर जाएगा, तो उसी में सिलिका जो है अंदर जाकर के 100 किलोमीटर डेप्थ में बर्न होगा। वही सिलिका जब बर्न होगा तो यहां पर रेगुलर वॉल्केनिक एरप्शंस होता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पैसिफिक ओशन जो है, इसका एक डायग्राम ऐसा कुछ बनाया जा सकता है कि पैसिफिक प्लेट जो है, अगर हम इन दोनों का डायग्राम कुछ इस तरह से यहां ड्रॉ करते, मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं इधर कुछ इस वाले हिस्से को जो कि जरूरत की नहीं है यहां पे। तो सपोज दैट ये हमने ड्रॉ किया। उसके बाद जो है ये हिस्सा हमने कुछ इस तरह ड्रॉ किया और यहां पे सपोज दैट वॉल्केनिक एरप्शंस होता रहता है। एक प्लेट इस डायरेक्शंस में मूव की, एक प्लेट इस डायरेक्शंस में मूव की। इसका नाम हमने रख दिया मिड अटलांटिक रीजेस। इसका नाम हमने रख दिया मिड अटलांटिक रीजेस। ये वाला हिस्सा जो है अमेरिकन प्लेट है। मान लेते हैं दिस इज द अमेरिकन प्लेट्स। ये वाला हिस्सा हमारा जो है यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट ये वाला हिस्सा हमारा है। उसके अलावा जो है यूरेशियन प्लेट और इस वाली कंडीशंस में ये यूरेशियन प्लेट है। एक प्लेट आकर के यहां पे टकराती है कुछ इस तरह से, इसका हिस्सा अंदर चला गया, ये इस तरह से है। ये वाला जो है यहां पे हमारा जो है, तो अगर समझने की कोशिश करें, ये वाला हिस्सा जो अंदर जा करके, इसको हमने, ये यूरेशियन प्लेट है, इसका मैंने नाम रखा पैसिफिक प्लेट। इस वाले हिस्से का नाम हमने जो है, ये कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे हो गया इसलिए हमने इसको मिटा दिया। ये पैरेलल सपोज दैट ये इसी के इक्वल ही होगा, थोड़ा सा डेप्थ में यही होगा, बल्कि ये वाला हिस्सा है। और ये वाला हिस्से में जाकर के ये प्लेट इस तरह से टकराया है। ये इस तरह से ले लेते हैं इसको कुछ हम। इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा भी हमारा इधर वाला पैसिफिक का है और पैसिफिक ओशन अमेरिकन ओशन के अंदर चला गया। ये वाला पैसिफिक ओशन जो हमने दिखाया अमेरिकन प्लेट्स के अंदर चला गया, इस वाले ब्लॉक को यानी शो किया यहाँ पे। ये यूरेशियन प्लेट जो है उसके अंदर पैसिफिक ओशन चला गया, यानी ये वाला ब्लॉक जो है यूरेशियन प्लेट इधर वाला था, इसके अंदर एक तरह से जो है सबडक्ट हो गया। ये वाला प्लेट जो है कुछ इसकी फोर्स इधर से आकर के काम कर रही है, इसकी फोर्स कुछ इधर से आकर के काम की, ये वाला प्लेट्स की फोर्स इधर आकर के काम की, दोनों प्लेट्स आकर के कहीं ना कहीं कोलाइड किए। इसका मतलब कि ये वाली प्लेट्स इधर काम की, ये वाली प्लेट्स इधर काम की, तो दिस इज द कन्वर्जेंट मार्जिन, दिस इज द कन्वर्जेंट मार्जिन, दिस इज द कन्वर्जेंट मार्जिन।
अब जब कन्वर्जेंट मार्जिन है तो पैसिफिक प्लेट अंदर पेनिट्रेट कर गया, ये पैसिफिक प्लेट था, ये अंदर चला गया यहाँ पे, और अंदर जाने के बाद सर्टेन डेप्थ में इसी से लावा निकलेगा, और यही लावा यहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो गया, इसी को हमने नाम रख दिया जापान आइलैंड। ये लावा इसमें आकर के बर्न होकर के निकलेगा, यही आखिर में हमने थोड़ा ये ऊंचाई पे रहेगा, इसका हमने नाम रख दिया रॉकीज एंड एंडीज, रॉकीज एंड एंडीज। तो यहां पे डाइवर्जेंस मार्जिन है, मिड अटलांटिक रीजेस है, दिस इज द डाइवर्जेंट मार्जिन, दिस इज द डाइवर्जेंट मार्जिन, दिस इज द मिड अटलांटिक रीजेस। मिड अटलांटिक रीज में प्लेट अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है, ये प्लेट इधर जाकर के कहीं पैसिफिक ओशन, दिस इज द अमेरिकन प्लेट्स, लिटिल बिट पार्ट्स इज कवर्ड बाय अटलांटिक ओशन, रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड बाय अमेरिकन प्लेट्स। तो अमेरिकन एंड अटलांटिक दोनों एक प्लेट है एक्चुअल में, अटलांटिक का आधा हिस्सा और ये अमेरिकन प्लेट का ही हिस्सा है। ये वाली पूरी की पूरी जो अमेरिकन प्लेट है ये टकराई आपकी पैसिफिक प्लेट से, पैसिफिक प्लेट अंदर चली गई क्योंकि पैसिफिक प्लेट ज्यादा डेंसिटी थी, ज्यादा मैसिव, ज्यादा हैवी प्लेट थी। जब ये अंदर चली जाएगी तो ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता हमारा बेनियाफ जोन, ये अंदर जाकर के मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो यहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, एक साइड में, इस साइड में भी वॉल्केनिक इरप्शंस होगा। यहां पे कुछ इस तरह से हिस्सा रहेगा जिसको हम कहते हैं ट्रेंचेज। ये जो ट्रेंचेज हैं, इसी ट्रेंचेज के कारण बाद में जब इसमें सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा तो ये फोल्ड माउंटेन बनाएगा, क्योंकि ये प्रेशर्स को ऐसे खींच करके इसको बक्कल कर देगा, क्रिपल कर देगा और यही फोल्ड हो जाएगा। तो ये फोल्ड माउंटेन यहां बनाएगा, यहां ओनली वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, यहां भी वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, यहां पे ओनली आइलैंड्स बनेगा ओशन में। तो ये वाली कंडीशंस हमारी रिंग ऑफ फायर की हो गई। अब इससे बारे में कुछ हम बातें करते हैं। 65% ऑफ द टोटल वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर्ड इन दिस रीजन। तो नंबर 1 पे हमारा जो है क्या है, 65% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर्ड इन दिस रीजन। दुनिया का 65% अर्थक्वेक जो है खाली इसी एरियाज में आता है, सराउंडिंग पैसिफिक ओशन, सराउंडिंग पैसिफिक कोस्ट। पैसिफिक कोस्ट का जो सराउंडिंग हिस्सा है, किनारे वाला हिस्सा है, वही वाला ये एक तरह से लॉन्गेस्ट सीज्मिक बेल्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीज्मिक ब्लॉक यही है, लोकेटेड अलोंग कन्वर्जेंस मार्जिन। एज आई डिस्कस्ड अबाउट दिस, दीज आर द कन्वर्जेंस मार्जिन। तो यहां हम लिख सकते हैं लोकेटेड अलोंग कन्वर्जेंस मार्जिन। कन्वर्जेंस मार्जिन का मतलब क्या है कि जो पैसिफिक प्लेट है वो एक साइड में इधर भी सबडक्ट कर गई और दूसरा इसी का मार्जिन इस साइड में, यानी ये जो एशिया वाला ब्लॉक है उसके अंदर सबडक्ट कर गई, तो लोकेटेड अलोंग द कन्वर्जेंस मार्जिन हो गया ये। हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स अकर्ड हियर बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द प्लेट्स एंड ओशियनिक वॉल्केनिक एक्टिविटीज। यहां पे बहुत ही हाई लेवल का अर्थक्वेक आता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाई मैग्नीट्यूड्स earthquake occurred in these regions because of the convergent plate margin and active volcanoes। यहां पे volcanoes एक्टिव हैं, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस रेगुलर होते रहते हैं, और उसके अलावा ये कन्वर्जेंट मार्जिन है, इसके कारण लो टू डीप फोकस होता है इसका, लो टू डीप फोकस, लो टू डीप फोकस होता है इसका। लो टू डीप फोकस का मतलब कि ये जो फोकस है, जैसे हमने ये ड्रॉ किया, यहीं पे कहीं पे फोकस बनेगा बेनियाफ जोन पे, यहीं पे कहीं पे बेनियाफ जोन पे ही फोकस बनेगा। तो कभी कभी यहां पे होता है तो इसको कहा जाएगा लो फोकस। और डीप का मतलब अगर फोकस ज्यादा डेप्थ में बने, यानी कि जो वेव है जहां से ओरिजिन होती है वो कितना डेप्थ में स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, उसी को हम फोकस कहते हैं। अगर ज्यादा डेप्थ में है तो यहां दोनों कंडीशंस हो सकती है, क्योंकि ये बेनियाफ जोन जो है, जो ये स्लेब है, इसी पे ही फोकस बनता है। अगला पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत जो है, zones of the young fold mountain and active volcanoes। These are the zones of the young fold mountains and active volcanoes।
Zone of the young fold mountains means these upsiding, these uprising. Mountains are uprising. When mountains are uprising, its height is increasing year on year. It's mean this is the unstable block. If this is the unstable block, means here volcanic eruptions will occur with regular interval. अगर यहाँ पे माउंटेन की हाइट बढ़ती रहती है, इसका मतलब कि हमेशा यहाँ पे वॉल्केनिक eruptions होता रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इसी में है हमारा. अगला हम पढ़ते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. अगला पॉइंट हमारा जो है नंबर दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की अगर हम बातें करते हैं तो दिस एरिया spread from Gibraltar. This area is spread from Gibraltar up to the Papua New Guinea. ये एरिया मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पपुआ न्यू गिनी से लेकर के जिब्राल्टर तक फैला हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू ड्रॉ द मैप ऑफ दिस प्लेस. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मैप, इसको हम फिर से मिटा करके ड्रॉ करते हैं. अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस वाले मैप को तो ये कुछ ज़्यादा आसानी में समझने में आसानी होगी हमको. ये हमने ड्रॉ किया मैप एक जो है. दिस इज सुमात्रा, दिस इज जावा, दिस इज सेलेब आइलैंड्स, दिस इज पपुआ न्यू गिनी, दिस इज ऑस्ट्रेलिया. हमने बात कही जो है मिड अटलांटिक मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. सेकंड बेल्ट हमारा जो है नंबर 2 पे है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है अगर हमने उसका मैप ड्रॉ किया तो वो मैप कुछ इस तरह से है. यहां से लेकर के दिस इज द जिब्राल्टर. ये वाला जो हिस्सा टिप ऑफ द फ्रेंच, टिप ऑफ द स्पेन known as the Gibraltar in Mediterranean Sea. ये जिब्राल्टर है. यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, ये जॉइंट है. दिस इज द अफ्रीकन प्लेट्स मूविंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन, दिस इज द यूरेशियन प्लेट्स कमिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन. बोथ प्लेट्स कोलाइडेड, बोथ आर द largely continental blocks, continental plates. Little bit oceanic waters is found here. Again, this plate is the Indian plates. Here Australian plates, Indo-Australian plates
where the single blocks of a single plates, and they moving in this directions, they moving in this direction, little bit movements come from the Eurasian plates. Both plates collided. Finally, these both plates formed a joint and formed several mountains. अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा हिस्सा है, इधर इसका नॉर्थ वाला पोर्शन, these are the joints, these are the joints, these are the joints. This is Papua New Guinea, this is Papua New Guinea, this is Papua New Guinea. यहां से लेकर के this is the Sulawesi, this is Java, this is Sumatra, these are the Malaysia, these are the Arakan Yoma mountains of Myanmar, these are the Purvanchal hill of India, these are the Himalayas, these are the Himalayas, these are the Salt Range, these are the Suleiman Range, these are the Kirtharth. उसके बाद अगेन आकर के फिर ये ईरानियन माउंटेन जितने भी हैं, अरबियन माउंटेन जितने भी हैं, और यहाँ पे आल्प्स माउंटेन, यहाँ पे एटलस नदर्न अफ्रीका में माउंटेन, ये सारे के सारे जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी आइलैंड्स हैं, ये कहीं ना कहीं जॉइंट्स पे हैं. तो यहाँ पे मिड कॉन्टिनेंटल ब्लॉक जो है ये क्यों हुआ, यहाँ पे अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक आने के कारण क्या है, टू प्लेट converge with each others. Indo-Australian plates collided with the Eurasian plates. African plates collided with the European plates. The African plates formed Atlas Mountains, Alps Mountains, Dinaric Alps. Indian plates formed Hindu Kush and Kirthar and Suleiman, Kirthar, Himalaya, Great Himalaya, different ranges of the Himalayas, Purvanchal Hill, Arakan Yoma, Rakhine province and Rakhine mountains, as well as these islands are also the results of these convergence of the plates. ये प्लेट आपस में टकराए, इसके कारण ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है बन करके वजूद में आया. इसको हम कह सकते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. ये बेल्ट एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है. इट स्प्रेड्स फ्रॉम द जिब्राल्टर इन स्पेन. जिब्राल्टर एक कंट्री छोटा सा, वहां स्पेन में, वहां से लेकर के पपुआ न्यू गिनी तक ये फैला हुआ है. और ये पूरा कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, दो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स आपस में मिलकर के इसका फॉर्मेशंस करते हैं. तो 21% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक, नंबर 1 पे पॉइंट्स लिखा जाएगा इसमें. 21% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक्स अकर्ड इन दिस रीजन. नंबर 2 पे पॉइंट्स हो जाएगा इसका हमारा मेडिटेरेनियन बेल्ट, अल्पाइन, हिमालयन एंड सम कॉन्टिनेंटल जोन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. तो इसमें कौन कौन से हैं, मेडिटेरेनियन बेल्ट, मेडिटेरेनियन आपका प्लस जो है अल्पाइंस प्लस एटलस प्लस हिमालयास and remaining islands of the Asias, remaining festoons, archipelagos of the Asias found in the Pacific as well as the Indian Oceans. ये जो है यहां तक फैला हुआ. It extends from Gibraltar to Papua New Guinea, located along Newfold Mountains on converging margin. It extend from Papua New Guinea to Gibraltar along Newfold mountain margin of two collided plates. This is the place of high magnitude earthquake because of the collisions of the two plate margins.
This is the zones of high magnitude earthquake because of the collision of the two plates. Epicenter in generally found Mediterranean Sea, Alpine Mountains, North Africa and Himalaya. North Africa, Himalaya and these island areas यानी कि सुमात्रा, जावा, सेलेस एंड पपुआ न्यू गिनी. अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन बनाते तो कुछ इस तरह से बनता हमारा इसका क्रॉस सेक्शन जो है. तो हम अगर मिटा देते हैं तो क्रॉस सेक्शन इसका हमारा कुछ इस तरह से बनेगा. अफ्रीकन प्लेट जो है तो कोलिजन बिटवीन अफ्रीकन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट्स, यानी कि अगर इसका कुछ डायग्राम अगर क्रॉस सेक्शंस बनाते तो मान लेते हैं ये अफ्रीकन प्लेट है. दिस इज द अफ्रीकन प्लेट्स, दिस इज द यूरेशियन प्लेट्स, दिस इज द यूरेशियन प्लेट्स. मान लेते हैं कि ये अफ्रीकन प्लेट्स है, ये हमारा जो है यूरेशियन प्लेट्स है. यहाँ पे यूरेशियन प्लेट्स, ये क्या है हमारा बेनियाफ जोन है. बेनियाफ जोन है ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा. यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो है वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहा है आल्प्स पे. आल्प्स माउंटेन जो है कहीं यहीं पे कुछ जो है इस तरह से आल्प्स माउंटेन सही है. ये आल्प्स माउंटेन है. क्यों? क्योंकि ये अफ्रीकन प्लेट्स कुछ इस तरह से आया. यूरेशियन प्लेट इसकी स्पीड कम थी और ये अफ्रीकन प्लेट थोड़ा ओशनिक था सामने वाले पोर्शंस में. गोया कह सकते हैं कि ये ज्यादा डेंसर प्लेट था, ये कोलाइड करके अंदर चला गया और आल्प्स माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ. ये वाला जो जोन है बेनियाफ जोन, यही कारण है आपका फोकस यही कहीं ना कहीं होगा. तो इस पे भी अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं. ऐसे ही सेम हिमालय वाला कंडीशन है. मान लेते हैं हम एक प्लेट ये कुछ हमारी इधर से आई. Suppose that this is the Indo-Australian plates. One plate is, this is the Eurasian plates. This is the Eurasian plates. Indo-Australian plates इधर से आती है, Eurasian plates इधर से आती है. Indo-Australian plate ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है. ये जो है सबडक्ट हो गई. बेनियाफ जोन यहां पे हमारा कहीं यहां पे बनेगा. दीज आर दी बेनियाफ जोन. फोकस यहीं पे कहीं पे होगा. ये पूरा हिस्सा जो है अर्थक्वेक जोन अफेक्टेड होगा यहां से लेकर के यहां तक, और उसी पे कहीं पे माउंटेन्स बन जाएगा. अगर ले लेते हैं इस तरह से, ये मान लेते हैं हम हिमालय, ये मान लेते हैं हिमालय. तो इस तरह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, तो इसको हम कह सकते हैं कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स विद यूरेशियन प्लेट्स एंड फॉर्म द हिमालय. दिस इज द जोन ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस. हियर ड्यू टू दैट रीजंस earthquake occurred with the high magnitudes. This is also the zone of the convergence of African plates with the Eurasian plates and forms Alps mountains. This is the place of the zone of the plate convergence. Due to that reasons, regular with high magnitudes earthquake occurred here. अगला हमारा मिड ओशियनिक रीजेस बेल्ट है. ये हमारी जो है कहानी खत्म हो गई. अगली हम एक और है उसको पढ़ लेते हैं. नंबर 3 पे हमारा है मिड ओशियनिक रीजेस. मिड ओशियनिक रीजेस बेल्ट की अगर हम बातें करते हैं, मिड ओशियनिक रीजेस, दिस बेल्ट इज फाउंड इन ऑल द मेजर ओशंस. इन Indian Ocean, it is called the Mid-Indian Oceanic Ridge. In Atlantic, it is known as the Mid-Atlantic Oceanic Ridge. In Pacific, it is known as the East Pacific Rise, Eastern Pacific Rise. तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, मिड ओशियनिक रिज, ये 3rd नंबर का अर्थक्वेक इसी उस पे आता है.
तो इस वाली कंडीशंस में मिड ओशियनिक रीजेस, रीज बेल्ट, दिस इज द प्लेस ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री या डाइवर्जेंट मार्जिन. Plates moves in different directions. Lava and plumes. Plates moves in different directions. Lava and plumes taking upwelling, coming up sides. Lava and plumes upwelling and exerted the pressure, create the force in the lower layers, lower surface. These lavas, these plumes are deposited at surface and formed ridges the vent, the pipe from which these lava ejected, known as the rift valley. The vent, the pipe from which these lava ejected is called रिफ्ट वैली. तो रिफ्ट वैली इन दीज रीजेस, प्लेट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. इट्स मीन टेंसिल फोर्सेस वर्किंग हियर. एरिया इज इंक्रीजिंग, साइज ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजिंग, द प्लेट इज स्लाइडिंग against with each other, and lava and plumes coming from beneath the earth and deposited over the surface and formed a longitudinal ridge-like features in the middle of the ocean. These ridges is having a valley-like features called the rift. These rift is the conduit, these rift is the pipes, these rift is the vent of ejection of the lava. इस तरह से ये रिफ्ट को हम फॉल्ट कह सकते हैं, और ये एक तरह से जॉइंट वाला हिस्सा है, इसीलिए यहां पे भी अर्थक्वेक आता है. अगर इसका कुछ डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा. दीज आर दी लावास. लावा जो है एक तरह से नीचे से निकल करके ऊपर आकर के कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है. ये जो है लावा आकर के इस पे डिपॉजिट हो रहा है. ये एक प्लेट, इसका डायरेक्शन इधर मूव कर रही है. ये क्या है हमारा, एक ही प्लेट है, सिंगल प्लेट है, बीच में क्रैक हो गया. तो मिड ओशियनिक रीजेस, मान लेते हैं ये अटलांटिक ओशन का रीज है. ये जो है हिस्सा इधर मूव कर रही है, एक हिस्सा इधर मूव कर रही है. लावा और प्लूम्स नीचे से निकल करके ऊपर की तरह अपथर्स्ट क्रिएट कर रही है, अपवेलिंग यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है लावा प्लूम्स. यही लावा और प्लूम्स आकर के यह सरफेस पे कहीं पे डिपॉजिट हो जाती है. वो हिस्सा जहां से ये लावा निकल करके आती है, ये वाला हिस्सा जिसको हम वेंट कहते हैं या पाइप कहते हैं, यहां पे ऐसे लंबाई में एक रिफ्ट वैली क्रिएट करती है. ये क्या है, रिफ्ट वैली है. और ये पूरा का पूरा रिज जो माउंटेन शेप दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं रिज. तो मिड ओशियनिक रिज ये हो गया, अपोजिट डायरेक्शंस में होता है. यहां लावा रेगुलर निकलती रहती है, इसके कारण भी यहां पे अर्थक्वेक आता है. दिस इज द डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन. वी कैन से दिस इज द डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन. ये डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन है. मिड अटलांटिक रीजेस, इसकी एग्जांपल के तौर पे कहां कहां पे ये पाया जाता है. तो नंबर 1 पे हम कह सकते हैं मिड अटलांटिक रीजेस. नंबर 2 पे हम कह सकते हैं मिड इंडियन ओशन रीजेस. मिड इंडियन ओशन रीजेस का मतलब क्या, सुकोत्रा, चागोस, मालदीव, ये सारे के सारे आइलैंड जितने भी हैं इसी के बने हुए हैं. मिड इंडियन ओशनिक रिज का, इसी रिज का बना हुआ है. नेक्स्ट हमारा जो है ईस्ट पैसिफिक राइज.
इज पैसिफिक राइज। अगला हमारा कंडीशंस आ जाता है, इसमें हम देखते हैं तो मॉडरेट अर्थक्वेक का मतलब एक तरह से मॉडरेट मैग्नीट्यूड्स का अर्थक्वेक होगा, मैग्नीट्यूड्स का होगा अर्थक्वेक। इसका फोकस जो है बहुत ही शैलो रहेगा। शैलो फोकस का मतलब 25 से 35 किलोमीटर मैक्सिमम डेप्थ होगा। रेगुलर अर्थक्वेक होगा क्योंकि लावा ये पुलूम से रेगुलर निकलता रहेगा। फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक इसमें आएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक सबसे ज्यादा इसी में होगा, लेकिन इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड्स बहुत ही स्लो होगा, बहुत ज्यादा तेज अर्थक्वेक इसमें नहीं आएगा। शैलो फोकस होगा, ज्यादा डेप्थ में ये फोकस नहीं होगा जहां से सीज़्मिक वेव स्टार्ट होंगी। अदर हम बातें करते हैं, अदर इंट्राप्लेट्स एक हमारा अभी टॉपिक्स रह गया। इसके अंतर्गत अगर हम बातें करते हैं तो एक टॉपिक्स हमारा रह गया, हम लिख सकते हैं यहां पे अदर्स। अदर्स हमने जो है प्लेट मार्जिन की बातें की। नंबर 1 पे हमने जो है सरकम पैसिफिक जो बेल्ट है उसकी बातें की, तो दिस वाज द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। मिड कॉन्टिनेंटल की बात की, दिस इज द आल्सो कन्वर्जेंट बेल्ट। उसके बाद हमने मिड ओशियनिक रिस्क की बात की, दिस इज द डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन। तो हमने अभी तक जो अर्थक्वेक के जोन को डिवाइड किया था प्लेट बाउंड्री के आधार पर डिवाइड किया था। इसके बावजूद कुछ जगह ऐसी अर्थक्वेक की जगहें हैं जहां पे अर्थक्वेक आता है बिना बाउंड्री के, वहां पे बाउंड्री नहीं है तब भी अर्थक्वेक आता है, तो हम कह सकते हैं कि इंट्राप्लेट अर्थक्वेक, इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। यानी मार्जिन होना जरूरी नहीं है, प्लेट जो भी प्लेट है उसके बीचों बीच में भी अर्थक्वेक आ सकता है कुछ दूसरे कारणों से। तो ये लोकेटेड अवे फ्रॉम द प्लेट मार्जिन, दिस इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द प्लेट मार्जिन, यानी ये बीच बीच में भी एरिया लोकेटेड है, वहां पे भी अर्थक्वेक आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लोकेटेड अवे फ्रॉम प्लेट मार्जिन। ये हिस्सा जो है प्लेट मार्जिन से दूर है या प्लेट के बीचों बीच में पाया जाता है, यानी प्लेट के किनारे पे नहीं है, प्लेट के मार्जिन पे यह हिस्सा नहीं है। इंट्राप्लेट क्रैक्स एंड फॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज अर्थक्वेक। इसके अर्थक्वेक का मेजर कारण जो है, इस टाइप वाले अर्थक्वेक का मेजर कारण जो है इंट्राप्लेट फॉल्ट्स एंड क्रैक, इसका मेजर कारण जो है इंट्राप्लेट फॉल्ट्स एंड क्रैक is the major causes of such earthquake. Intraplate cracks is the major cause of such earthquake. एग्जाम्पल के तौर पे पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम देख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, नर्मदा रिफ्ट वैली, तापी वैली, गोदावरी वैली, वेस्टर्न घाट्स। तो पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या हम लिख सकते हैं यहां पे, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम यहां देख सकते हैं क्या है, नर्मदा रिफ्ट वैली, तापी सोन रिफ्ट वैली, वेस्टर्न घाट फॉल्ट, उसके अलावा जो है गोदावरी वैली है, उसके अलावा जो है नॉर्थ चाइना, मंगोलिया एंड ईस्ट अफ्रीका
एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न अफ्रीका। नॉर्थ चाइना में भी इस तरह से कोई क्रेक और फॉल्ट है, वहां पे भी अर्थक्वेक आता है। मंगोलिया में भी अर्थक्वेक इसी तरह से आता है। पेनिनसुलर प्लेटू जो इंडिया का है उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। उन फॉल्ट्स को जब हम इंडिया के जोन को जब बातें करेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे मैप में हम इसको दर्शाएंगे। अभी हम ओनली और ओनली बातें कर लेते हैं ये ईस्टर्न अफ्रीका का जो रिफ्ट वैली है इसके बारे में। ओनली इसी के थ्रू हम समझ लेंगे अदर एरियाज को भी कि कैसे वहां पे अर्थक्वेक आता है। सपोज दैट हमने एक मैप यहां पे ड्रॉ किया अफ्रीका का। मान लेते हैं हम जो है यहां पे अफ्रीका का एक कोई मैप ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अफ्रीका का अगर कोई मैप इस तरह से हम यहां पे ड्रॉ करें, सपोज दैट हमने जो है अफ्रीका का ये इस तरह से हमने कोई मैप अफ्रीका का ड्रॉ किया। अफ्रीका का जो ये मैप है इसी में अगर इस तरह से हमने अरबियन पेनिनसुला को भी यहां पे ड्रॉ कर दिया इस तरह से कहीं पे, और ये जो है हिस्सा ये इस तरह से कुछ मान लेते हैं हमने यूरोप को भी बना लिया। यहां पे हमने देखा होगा अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली जो है यहां पे मेडागास्कर है। ये मेडागास्कर जो है ये हिस्सा मेडागास्कर का है। मेडागास्कर एक आइलैंड है और इस मेडागास्कर को एक फोर्स जो है एक फॉल्ट के द्वारा, ये पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था मेडागास्कर, एक फॉल्ट के द्वारा यहां पे जो है ये जो है अगेन इधर वाला भी हिस्सा कुछ इसी का, ये पूरा का पूरा कहलाता है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग कर दिया और ये अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट्स में ऐसे है क्रेक। ये आपका रेड सी है, इसको भी एक तरह से अलग करता है रिफ्ट वैली ही। यही रिफ्ट वैली जो है यहां पे कहीं पे हमारा जो है ये मान लेते हैं कि डेड सी है। सपोज दैट दिस इज द डेड सी। डेड सी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम अफ्रीका up to the Arabian Peninsula. This again extended up to the north and covered the Jordan River. ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है ये मेडागास्कर को पहले अलग करता है। ये इतना ज्यादा मतलब कि क्रेक डेवलप हो गया अर्थ के अंदर कि एक पूरे हिस्से को अलग करके आइलैंड बना दिया। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लेक्स वगैरह देखे जा सकते हैं इस रिफ्ट वैली में, और यही रिफ्ट वैली इसको भी अलग करता है, रेड सी को भी, आगे चल करके डेड सी और जॉर्डन रिवर्स को भी यही रिफ्ट वैली बनाता है। इसके कारण भी अर्थक्वेक आता है या आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बातें करते हैं ईस्ट अफ्रीका के अलावा तो अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ द हॉट स्पॉट्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज, एक कारण हमारा इसी के अंदर अदर वाले में हो जाएगा कि earthquake because of hot spot volcanic activities। हॉट स्पॉट वॉल्केनिक एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ कि कुछ जगहें पे इंट्राप्लेट पे वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। जो ये वॉल्केनिक इरप्शंस इंट्राप्लेट पे होता है उसका कारण क्या है कि वहां पे जो सुपर इनकम्बेंट लोड है क्रस्ट का वो कुछ हल्का हो गया। जो सुपर इनकम्बेंट लोड अगर किसी जगह पे कम हो जाए, यानी ऊपर वाला दाब, ऊपर वाला प्रेशर जो नीचे वाली रॉक को, चट्टान को दबाए हुए है, वो कम हो जाए, वो प्रेशर या वो लोड, अगर वो प्रेशर या लोड कम हो जाएगा
तो उसके कारण क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। जो मेल्टिंग पॉइंट अगर घट जाएगा किसी भी चीज का, तो उसका मतलब बहुत जल्दी यानी कम टेम्परेचर पे चीजें बर्न होने लगेंगी। जब कम टेम्परेचर पे चीजें बर्न होने लगेंगी और प्लस ऊपर का लोड भी कम हो गया हो, तो यकायक वहां से वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाएगा। अगर वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाएगा तो उसको वाली कंडीशंस को हम कहते हैं हॉट स्पॉट वॉल्केनो। व्हाट इज द हॉट स्पॉट वॉल्केनो? इन इंट्राप्लेट sometimes it is found the superincumbent load of the crustal blocks is removed. The underlying rocks and its melting point is also decreased. When load is removed, when pressure या load of upper layer is removed or reduced, the melting point is also decreased. When melting point decrease, the low-lying crustal blocks start melting and burning. When it burn, it starts eruption, it starts ejections of the lava, of the plume, of the magma over the earth's surface. Hence it causes the volcanic eruptions inside of the plates. अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती है जैसे कि हवाईयन आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड्स की अगर हम कंडीशंस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला हिस्सा हमारा कुछ जो है आपका पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन ऐसे सर्कल में कहीं, सॉरी पैसिफिक ओशन एक जो है पूरी की पूरी एक प्लेट है। इस प्लेट पे कहीं पे यहां पे सुपर इनकम्बेंट लोड ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा हट करके और नदर्न वाले साइड में यहां पे क्या है, हवाईयन आइलैंड है। हवाईयन आइलैंड में हुआ क्या कि वहां पे जो सुपर लोड था, सुपर इनकम्बेंट लोड था, जो नीचे वाली रॉक को, चट्टान को, हिस्से को, क्रस्ट के हिस्से को दबाए हुई थी, वो लोड थोड़ा सा कम हो गया या उसकी पपड़ी जो है पतली हो गई। जब उसकी पपड़ी पतली हो गई या वो लोड घट गया, तो जिसके कारण नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो गया। वॉल्केनिक इरप्शन नीचे से इसलिए शुरू हो गया कि अगर लोड घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारी कम हो जाएगी। जब मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगी तो उसका मतलब कि बहुत आसानी से लावा जो है, प्लूम्स वगैरह, ये रॉक बर्न होने लगेगा। और जब फ्लूइड हो जाएगा, बर्न होगा, तो आसानी से उसको इजेक्ट कर करके यहां पे रिमूव करके वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो गया। और आज हम उसको कह सकते हैं माउना किया आइलैंड्स, माउना लोआ आइलैंड्स, दैट इज फाउंड इन द हवाईयन आइलैंड्स। हवाईयन आइलैंड्स, वहीं पे पर्ल हार्बर भी है जहां पे 1942 में जापान ने अटैक किया था और उसी के रिवेंज में फिर जो है अमेरिका ने जो है जापान पे परमाणु बम गिराए थे। हॉट स्पॉट जो है वाली कंडीशन सेम हमारी रियूनियन आइलैंड जो कि इंडियन ओशंस में भी है, वहां पे भी पाया जाता है। इस तरह से अब हम आगे चलते हैं। हमने जो है बातें कर ली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। अब अगला हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अर्थक्वेक इन इंडिया या मेजर सीज्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। अगला हमारा टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सीज्मिक जोन्स इन इंडिया, या हम लिख सकते हैं इसको सीज्मिक जोन्स इन इंडिया। अगला हमारा टॉपिक है सीज्मिक जोन इन इंडिया। Seismic zone in India या distributions of the earthquake in India. In other words, we can say distributions of the earthquake in India. भारत में अर्थक्वेक के वो एरियाज किन किन हिस्सों में इन इंडिया को अर्थक्वेक जोन में बांटा जा सकता है। तो देयर आर 4 सीज्मिक जोन्स इन इंडिया। देयर आर 4 सीज्मिक जोन्स इन इंडिया। देयर आर 4 seismic zones in India। इंडिया में 4 सीज्मिक जोन्स हैं और उन चारों सीज्मिक जोन्स के बारे में हम बातें कर लेते हैं। जो पहला सीज्मिक जोन हमारा वो जोन 5 है। जोन 5 है, जोन 5।
जब 4 सीज्मिक जोन है तो पहला हमने जोन 5 क्यों बनाया? क्योंकि जो जोन फर्स्ट है, हमारा जो जोन फर्स्ट है, वो कोई भी इंडिया का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको कि जोन फर्स्ट में डाला जाए। हमने जोन फर्स्ट में किसी भी इंडिया के एरियाज को नहीं डाला, जिसके कारण हमने जोन 5 से ही स्टार्ट किया। तो जोन 4, जोन 3 और जोन 2 इतने तक ही एरियाज हमारे जो है, जब जोनिंग की, जब अलग अलग रीजन्स को जोन वाइज डिवाइड किया, हमने सीक्वेंस वाइज ये बनाया सिस्टम कि जो मैक्सिमम जो हाई मैग्नीट्यूड्स का अर्थक्वेक होगा तो उसको जोन 5 में कहा जाएगा। उससे लेस मैग्नीट्यूड्स अर्थक्वेक होगा उसको जोन 4 में रखा जाएगा। उससे कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा तो उसको जोन 3 में, और सबसे कम मैग्नीट्यूड्स का अर्थक्वेक होगा तो उसको जोन 2 में रखा जाएगा। जोन फर्स्ट में कोई भी एरिया नहीं आएगा, इसलिए इसको हमने क्या कहा यहां पे, जब कोई एरिया नहीं आएगा तो देयर आर 4 सीज्मिक जोन्स इन इंडिया। देयर आर 4 सीज्मिक जोन्स इन इंडिया। अब हम सिस्टमैटिक बातें कर लेते हैं इन चारों जोन्स के बारे में, और उसके बाद काजेस के बारे में बात करते हैं कि कहीं पे अर्थक्वेक तेज आता है इंडिया में, कहीं पे अर्थक्वेक इंडिया में स्लो आता है, उसके क्या कारण हैं। तो नंबर 1 पे हमारा होगा जोन 5। नंबर 1 पे हमारा जोन 5 है। जोन 5 नंबर 1 पे हमारा है। जोन 5 की अगर हम बातें करें तो वेरी हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन। जोन 5 में हमारा है जो है क्या है कि वेरी हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन। वेरी हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन। जोन 5 में जो है वेरी हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन, मोर देन आर इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स। यहां पे जो है मोर देन आर इक्वल टू 8 magnitude of the earthquake, 8 magnitudes earthquake occurred in the zone 5। 8 मैग्नीट्यूड या उससे ज्यादा जो है मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल की अर्थक्वेक जोन 5 में होता है। दिस एरिया फाउंड इन द जोन 5, एरिया स्प्रेड इन द जोन 5, कश्मीर वैली, कुल्लू, कांगड़ा वैली। तो नंबर 1 पे हम लिखते चलते हैं सिस्टमैटिक, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के बाद कुल्लू एंड कांगड़ा वैली, बोथ आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। उत्तरकाशी यानी टेहरी एंड गढ़वाल, चमोली एंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, टेहरी एंड गढ़वाल, इसके अंतर्गत जो हमारा 2 ही डिस्ट्रिक्ट है मेनली, चमोली एंड उत्तरकाशी। ये हिस्सा जो हमारा टेहरी गढ़वाल जिसे हम कह रहे हैं उत्तरकाशी वाला, और चमोली, ये दिस इज द उत्तराखंड। उसके बाद हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट बिहार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा हमारा जो है अगला है अंडमान निकोबार एंड कच्छ। अगला हमारा जो है इसी में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और अगला जो हिस्सा हमारा फिर इसमें है CH कच्छ। इतने एरियाज जो है हमारे जोन 5 में हैं। तो जोन 5 में हमारा जो है नंबर 1 पे वेरी हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन है।
मोर देन आर इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आता है इसमें। ये एरिया जो जोन 5 का फैला हुआ है, तो नंबर 1 पे हमने लिखा कश्मीर वैली, नंबर 2 पे लिखा जो है कुल्लू एंड कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश, नंबर तीसरे पे हमने लिखा यहाँ पे टेहरी एंड गढ़वाल, खास तौर से चमौली और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट नंबर पे हमने लिखा नंबर 4 पे नॉर्थ ईस्टर्न बिहार। नॉर्थ ईस्टर्न बिहार का मतलब कि बिहार का वो हिस्सा जो बंगाल और बिहार और नेपाल उधर जोन में कहीं पे पड़ता है, दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न बिहार। अगला हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि जिसे पूर्वांचल हिल बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा का पूरा पूर्व उत्तरीय राज्य। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है कच्छ इन गुजरात, कच्छ इन गुजरात। इतने हिस्से इसमें हमने जोन 5 को डिवाइड किया है। जोन 5 के अलावा अगला अगर हम बात करें, अगला नंबर हमारा जोन 5 के बाद जोन 4 हम लिख लेते हैं। जोन 4, जोन 4, जोन 4 में जो है हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन, ये वाला हमारा जोन 4 जो है हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे इसमें जो है 7 to 7.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का आता है। इस वाले कंडीशंस में हमारा 7 to 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। 7 to 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हमारा जोन 4 में आता है। इस वाले में हमारा जो है वेरी हाई था, तो यहां पे हमने लिखा ओनली हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन। इस वाले में हमारा 8 या 8 से ज्यादा था मैग्नीट्यूड्स का रेक्टर स्केल पे, तो यहां पे हमारा 7 to 7.9 मैग्नीट्यूड्स अर्थक्वेक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इसमें रेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, नदर्न पार्ट्स ऑफ द ग्रेट नदर्न प्लेन्स एंड दिल्ली। इस वाले में हमारा जो एरिया है कहां तक फैला हुआ है, अगर हम इसमें एरिया की बात करते हैं तो लिख सकते हैं यहां पे रेस्ट पार्ट्स ऑफ हिमालय, हिमालय नदर्न प्लेन एंड दिल्ली, नदर्न प्लेन एंड ग्रेट नदर्न प्लेन एंड दिल्ली एंड दिल्ली। तो जोन 5 से जो है जोन 4 में क्या अंतर है? जोन 5 में था वेरी हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन, जोन 4 जो है हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन। जोन 5 में था 8 या 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड्स का, इसमें 7 से लेकर के 7.9 यानी कि 1.1 जो है इससे कम है। ये वाला एरियाज में हमारा जो हिमालय का बेल्ट रह गया, तो वो वाला हिस्सा रेस्ट पार्ट्स ऑफ द हिमालय एंड नदर्न प्लेन्स, ग्रेट नदर्न प्लेन्स एंड ऑफ इंडिया एंड दिल्ली, इन एरियाज को जो है जोन 5 में, यानी दिल्ली जो है जोन 5 में आता है। ये याद रखने की चीज है कि दिल्ली जो है जोन 5 में अर्थक्वेक में आता है। नेक्स्ट हमारा जोन 3 है। अगला पॉइंट हम अगर लिख लेते हैं, जोन 3 की बात करते हैं तो मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है जोन 3 की बात करते हैं, तो जोन 4 में हमने देखा था कि हाई अर्थक्वेक है, तो जोन 3 में हमारा मीडियम अर्थक्वेक आ जाएगा। जोन 3 में हमारा जो है मीडियम अर्थक्वेक प्रोन जोन, मीडियम अर्थक्वेक प्रोन जोन। इसमें जो है ये 7 से 7.9 था, तो इसमें 6 से लेकर के 6.9 तक आ जाएगा। तो ये इसमें मीडियम अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ये 5 to 6.9 है इसमें मैग्नीट्यूड्स, 5 to 6.9, 5 to 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इसमें आता है एट रेक्टर स्केल। 5 से लेकर के 6.5 से लेकर के
6.9 तक इसमें अर्थक्वेक आता है। सदर्न पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्लेन, नर्मदा वैली, तापी, गोदावरी एंड वेस्टर्न घाट्स। इसमें अगर हम एरिया की बात करते हैं तो हमारा क्या है कि सदर्न पार्ट्स ऑफ नदर्न प्लेन, उसके अलावा नर्मदा, ताप्ती और उसके अलावा जो है वेस्टर्न घाट, गोदावरी, वेस्टर्न घाट एंड गोदावरी। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है जोन सेकंड है। जोन सेकंड की अगर हम बातें करें, जोन सेकंड जो है, जोन सेकंड में हमारा अर्थक्वेक, लो अर्थक्वेक, ये हमारा जो है लो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इसमें मैग्नीट्यूड जो है 5 से कम आएगा। इसमें हमारा जो है लेस देन 5 मैग्नीट्यूड्स, इस वाली कंडीशन में हमारा लेस देन 5 मैग्नीट्यूड्स, लेस देन 5 मैग्नीट्यूड्स का जो है जोन सेकंड में आता है। एरिया एडजेसेंट टू जोन थर्ड, इसमें एरिया कौन है जोन सेकंड में? जोन सेकंड में हमारा एरिया हो जाएगा एरिया एडजेसेंट टू जोन थर्ड। जोन थर्ड के आसपास का जो रिमेनिंग एरिया है उसी में जोन सेकंड वाला अर्थक्वेक आता है। जोन फर्स्ट खाली बच जा रहा है हमारा। जोन फर्स्ट में हम लिख सकते हैं नो सीज्मिक जोन, नो सीज्मिक जोन या नो अर्थक्वेक प्रोन जोन। यहां पे कोई अर्थक्वेक नहीं आता जोन फर्स्ट में। तो हमने इंडिया को 4 जो है जोन में डिवाइड किया और इन चारों जोन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हमने देखा हिमालयन बेल्ट्स में आता है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला जोन 5 था। जोन 5 में हमने अंडमान निकोबार को, हिमालय को और जो है कच्छ को और जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तरीय राज्य, उसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्टर्न बिहार को हमने जोन 5 में डाला था। जोन 4 में हमने जो है हिमालय का जो रिमेनिंग एरियाज है, नदर्न प्लेन्स को हमने डाला जोन 4 में। उसके अलावा दिल्ली को जोन 4 में डाला। जोन थर्ड को में हमने जो भी साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर एरियाज है, जिसमें कि नदर्न प्लेन है उसके नीचे का जितना भी हिस्सा जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, वेस्टर्न घाट्स, गोदावरी वगैरह, उसको हमने डाला जोन थर्ड में। जोन सेकंड में जो है लो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यहां पे लेस देन 5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आता है। जो एरिया एडजेसेंट टू द जोन थर्ड विल कम अंडर जोन सेकंड। जोन सेकंड के अंदर वही एरिया आएगा जो जोन थर्ड के आसपास का हिस्सा है। अब बातें कर लेते हैं जो इन जोनिंग को हमने किया। तो जोन 5 में तेज वाला अर्थक्वेक क्यों आता है? तो काजेस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया काजेस ऑफ दी जोनिंग। इन जोन को जो हमने डिवाइड किया है उसके क्या क्या काजेस हैं, क्या क्या कारण हैं जिसके कारण कहीं पे अर्थक्वेक तेजी से आता है, इंडिया के किसी हिस्से में अर्थक्वेक बहुत ही स्लो आता है। यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे अर्थक्वेक थर्ड जोन में आया और पेनिनसुलर हिस्सा कुछ जो है वहां पे बहुत यानी कि 5 मैग्नीट्यूड जो है उससे भी कम आता है। तो उसके क्या कारण हैं? तो अब यहां पे हम बातें करते हैं काजेस ऑफ दिस जोनिंग। काजेस, फर्स्ट नंबर पे हम हिमालय से बात करते हैं। हिमालय आर हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं हिमालयाज आर हाई या वेरी हाई earthquake prone zones because of following reasons,
हिमालय जो है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है, उसका क्या कारण है उसके बारे में बातें करते हैं। तो लोकेटेड ऑन कन्वर्जेंस मार्जिन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, तो नंबर एक फैक्टर है इसमें जो है क्या है कि लोकेटेड एट कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंस प्लेट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट्स का जो बाउंड्री है उस पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन प्लेट्स इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस एंड हिमालयाज आर अपराइजिंग, रॉक्स आर अनस्टेबल। अगला कारण हमारा जो है इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड हिमालयाज आर राइजिंग, एंड हिमालयाज आर राइजिंग, अपराइजिंग, हिमालयाज आर अपराइजिंग, हेंस अनस्टेबल रॉक ब्लॉक, अनस्टेबल रॉक ब्लॉक। इंडियन प्लेट जो है आज भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में मूव कर रही है, हिमालय की हाइट आज भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं हिमालय अनस्टेबल है। जब कोई भी रॉक का टुकड़ा अनस्टेबल होगी, कोई भी हिस्सा जहां पे ज्वाइंट होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी, तो वहां पे अर्थक्वेक आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट लाइक एमसीटी, एमबीटी और एचएफएफ। अगला पॉइंट इसी में हम लिखेंगे हिमालय में अर्थक्वेक क्यों आता है, उसका कारण हम बातें कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फॉल्ट्स, डिफरेंट फॉल्ट, फॉर एग्जांपल मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट नंबर पे हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एनसीटी, एनबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। नेक्स्ट नंबर पे हमारा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसके अलावा इंडस सांगपो सेच्योर जोन, इंडस सांगपो सेच्योर जोन एंड इंडस सांगपो सेच्योर zones, इंडस सांगपो सेच्योर जोन। तो प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट फॉल्ट्स लाइक मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी कह सकते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट एंड इंडस सांगपो सेच्योर जोन। इसके कारण हिमालय में अर्थक्वेक आता है। अब जो है अगर हम इसमें बातें करते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे हुआ क्या था कि ये जो फॉल्ट है इसके बारे में अभी इन द रिसेंट न्यूज़पेपर्स वी फाइंड्स ए डिस्क्रिप्शंस अबाउट द डिफरेंट फॉल्ट लाइंस लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द नेपाल. This fault is discovered by the IL Exploration Company of Canada and published in the journal. These news recently it was news, I think say it was published in October or September in the Hindu, and we find there is the different faults found in the Himalayas. These fault extended 40 kilometers south and southeast in the southern and southeastern Nepal. Earlier it was the imaginations that these were near to the Himalayan mountains, but these are extended further southwards and southeastward, these faults. There is the one views of these scientists, these explorers of the oil companies. They said that there might be further extension of such type of faults in the Indian continent, in the India and the surrounding areas of the Nepal, i.e. we can say the Nepal, I means in India and Indian parts of the Nepal, the parts of the India that attach to the Nepals, they may suffer
equal magnitudes of the earthquake because these fault zones are further may be extend toward the south, यानी कि नदर्न पार्ट्स ऑफ द ऑफ इंडिया, नदर्न मतलब कि नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्थ जो मैदान है, प्लेन है। अभी हाल के दिनों में हमने न्यूज में यह देखा कि एक कनाडियन कंपनी थी ऑयल एक्सप्लोरेशंस की, जिसने नेपाल में यह डिस्कवरी की कि वहां पे जो साउथ ईस्टर्न पार्ट्स नेपाल का है, वहां पे वो ऑयल एक्सप्लोरेशंस का काम कर रही थी। तो उसने ये पाया कि वहां पे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। पहले इमेजिनेशन ये था कि ये फॉल्ट जो है नियर टू द हिमालयन माउंटेन्स हैं, वहीं तक ही एक्सटेंडेड हैं। बाद में उसको ये पाया कि 40 किलोमीटर फर्दर साउथ तक उन फॉल्ट्स का एक्सटेंशन है। एक व्यूज ये भी दिया गया कि ये जो फॉल्ट फर्दर 40 किलोमीटर साउथ की तरफ एक्सटेंशन है, मतलब कि जो नदर्न प्लेन इंडिया का है वहां तक भी फॉल्ट्स हो सकते हैं। और ये भी चांसेस हैं कि ये जो फॉल्ट इसी तरह के इंडिया के नदर्न पार्ट्स में भी हो जाएं होंगे, तो जिसके कारण फ्यूचर्स में इंडिया के इन हिस्सों में अर्थक्वेक आने के चांसेस या संभावनाएं ज्यादा हैं। ये अभी न्यूज में एक बात थी जिसको हमने भी डिस्क्राइब कर दिया। अगर हम ये जो फॉल्ट्स हैं जिसको जो कि पहले से ऑलरेडी हमारे डिस्कवर हैं, इनके बारे में अगर हम एक मैप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। तो इसको हम मैप के थ्रू यहाँ पे दर्शा सकते हैं। सपोज दैट हमने हिमालय का एक तरह से क्रॉस सेक्शन ऑफ हिमालय का अगर हम मैप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। सपोज दैट वी कैन ड्रॉ ए मैप द क्रॉस सेक्शन ऑफ द हिमालय। क्रॉस सेक्शन ऑफ द हिमालय का अगर मैप कुछ ड्रॉ किया जाए, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ क्रस्ट है जिसमें हम रहते बसते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द हिमालय वी कैन ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ हिमालय को अगर हम ड्रॉ करें, सपोज दैट दिस इज द सदर्न पार्ट, दिस इज द साउथ, दिस इज द नॉर्थ। हम मान लेते हैं ये वाला जो हिस्सा है हमारा यहां पे जो है प्लेन है। दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन। प्लेन से अगर कोई अंदा फर्दर नॉर्थ की तरफ जाएगा तो यहां पे तराई पड़ेगा। तराई के आगे जाएगा तो उसको भाबर पावर पड़ेगा, भाबर पड़ेगा। दिस इज द फूट हिल ऑफ हिमालय, दिस इज द फूट हिल ऑफ हिमालय। इस वाली कंडीशंस में मान लेते हैं ये शिवालिक है। दिस इज द शिवालिक, दिस इज द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय। दिस इज द लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, दिस इज द लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। दिस इज द ग्रेटर हिमालय, दिस इज द ग्रेटर हिमालय, this is the greater Himalaya, this is the trans Himalaya, this is the trans Himalaya. Trans Himalaya means Hindu Kush, trans Himalaya means Mount Kailash. Trans Himalaya means Mount Kailash, Mount Kailash, Mount Kailash, Ladakh, Ladakh. These are the trans Himalaya. अगर हम ये फॉल्ट्स देखते हैं तो फॉल्ट्स लाइन को अगर मैं किसी कलर से ड्रॉ कर दूं यहां पे, तो सपोज दैट दिस इज द फॉल्ट लाइन, दिस इज द इंडस सांगपो सेच्योर जोन, दिस इज द इंडस सांगपो सेच्योर जोन, इंडस सांगपो सेच्योर जोन, दिस इज द इंडस सांगपो सेच्योर जोन। दिस इज द नेक्स्ट वन हमारा जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट वन इज दिस इज द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, दिस इज द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद अगला हमारा जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। यहां पे हमारा कहीं पे
मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद अगला हमारा जो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये वाला जो है लद्दाख है, लद्दाख की घाटी वगैरह है ये। दीज आर दी लद्दाख वैलीज एंड जो है ये लद्दाख उद्दाख का जो जोन है वो वाला हिस्सा है। दिस इज द कश्मीर वैली एंड काठमांडू वैली। दीज आर द कश्मीर वैली एंड काठमांडू वैली एंड काठमांडू वैली। दीज आर दी गढ़वाल एंड हिमाचल, शिमला वैली, गढ़वाल वैली एंड मतलब कि टेढ़ी गढ़वाल एंड जो कुमाऊं वैली, शिमला वैली एंड लाइक दैट। दिस इज द फुट हिल ऑफ द हिमालयास। तो हिमालय में हमने देखा कि कितने फॉल्ट्स हैं। हिमालय में फॉल्ट नंबर 1 पे इंडस सांगपो सेच्योर जोन्स है, यानी जो इंडस रिवर है, जो हमारा जो है क्या कहते हैं, सांगपो का मतलब कि ब्रह्मपुत्रा, इंडस यानी कि सिंध नदी और ब्रह्मपुत्रा वो इटसेल्फ एक तरह से फॉल्ट ही है। उसके अलावा हमने देखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये जो है पैरेलल, जो ये ग्रेटर हिमालय है उसी के पैरेलल एक फॉल्ट यहां पे है। उसके अलावा मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, ये लेसर हिमालय के पैरेलल ऐसे है। ये वाली वैली हम मान सकते हैं कुमाऊं वैली या हमारा जो है गढ़वाल वैली या हिमाचल वैली वगैरह। यहां पे हमने शिवालिक है, शिवालिक के नीचे भी साइड में जैसे देखा यहां पे भी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट्स है। हुआ ये था कि ये वाला जो है फोर्स इस तरह से कुछ इधर की तरफ मूव की। जब ये इधर की तरफ मूव की और थोड़ा बहुत इधर से यूरेशियन प्लेट्स जो है आपका, यूरेशियन प्लेट्स इधर से आई होगी, इसका फोर्स थोड़ा इधर से रहा होगा और दोनों जब आपस में टकराई तो ये फोल्ड बन गए, ये फोल्ड बन गए। दीज आर दी एंटीक्लाइन, दीज आर दी एंटीक्लाइन, दिस इज द सिंक्लाइन, दिस इज वैलीज आर दी सिंक्लाइंस। अब पास में सारा का सारा ऐसे फॉल्ट क्रिएट हो गया, क्रेक क्रिएट हो गया। ये जॉइंट है, ये क्रेक है, ये फॉल्ट है, इसके कारण अर्थक्वेक हिमालय में आता है। अब हम बातें करते हैं सेंट्रल प्लेन की। सेंट्रल प्लेन की बात करते हैं तो सेकंड मोस्ट जो है अर्थक्वेक प्रोन जोन है, मीडियम टू हाई अर्थक्वेक यहां पे आता है। सेंट्रल प्लेन्स की अगर हम बातें करते हैं तो सेंट्रल प्लेन्स की अगर बातें करें, नंबर 2 पे हमारा जो है सेंट्रल प्लेन है, या सॉरी अरे नदन प्लेन्स, सेंट्रल प्लेन्स कह रहा हूं मैं, नदन प्लेन है। नदन प्लेन में जो है कहीं पे मीडियम, कहीं पे हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन है। मीडियम टू हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन जो है हमारा ये नदन प्लेन है। उसका कारण क्या है, यहां पे अर्थक्वेक जो है 7 डिग्री तक, मतलब कि मैग्नीट्यूड तक, कभी 6 यानी 8 से कम रहता है। हिमालय में 8 या 8 से ज्यादा रहता है। इसका काजेस क्या है, लोकेटेड नियर कन्वर्जिंग बाउंड्रीज ऑफ हिमालय। इसका काजेस क्या है, काजेस या फैक्टर क्या है। नंबर 1 पे फैक्टर है हमारा लोकेटेड नियर टू कन्वर्जिंग बाउंड्री ऑफ हिमालय, ये कह सकते हैं। यानी हिमालय जो ये ज्वाइंट है वहां के ये पास में पड़ता है, जिसके कारण यहां पे अर्थक्वेक आता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। अभी हमने जो एक फॉल्ट्स की बात कही थी कि ऑयल एक्सप्लोरर कंपनी ने पहले, यानी जब ऑयल का डिस्कवरी एक्सप्लोर कर रही थी कंपनियां कनाडा की कुछ नेपाल में अभी हाल के दिनों में, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो फॉल्ट्स हैं नेपाल में कहीं पे हिमालय के पास में जो फॉल्ट्स है, जैसे ये जो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट वगैरह, उससे फर्दर साउथ में, इधर साउथ की तरफ जो है ज्यादा, यानी 40 किलोमीटर एक्सटेंडेड जो है फर्दर फॉल्ट्स वगैरह लाइनें कुछ है नेपाल में। और ऐसे फॉल्ट होने के चांसेस इन्होंने जताए थे कि इंडिया में भी होंगे।
उसके अलावा पहले से जो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन उसकी खाली हम बातें कर लें यहाँ पे, तो प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नंबर 1 पे पॉइंट हमने ये लिखा, नंबर 2 पे पॉइंट हमारा क्या है कि प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे अंबाला फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट, पानीपत फॉल्ट, सोहना फॉल्ट। तो प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट में हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं मुरादाबाद फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट। उसके अलावा जो है मुरादाबाद के बाद अंबाला फॉल्ट, अंबाला फॉल्ट है, पानीपत फॉल्ट है, पानीपत फॉल्ट है, सोहना फॉल्ट है, सोहना फॉल्ट है। ये सारे के सारे फॉल्ट्स जो है हिमालय के कहीं ना कहीं पास में जो ये नदन प्लेन है उस वाले एरियाज में है। इसके कारण नदन प्लेन्स में भी हम चौथे जोन में नदन प्लेन को रखते हैं और यहां पे अर्थक्वेक आता है। अगला जोन हमारा जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू है। अब उसके बारे में बातें करें, अगला हम इसको मिटा देते हैं और अगला जोन हमारा जो है पेनिनसुलर प्लेटू है नंबर 3 पे। पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बातें करते हैं तो वहां पे जो अर्थक्वेक आता है मीडियम टू लो अर्थक्वेक आता है। यहां पे हम लिख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, यहां पे हमारा अर्थक्वेक जो है मीडियम टू लो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ये मीडियम टू लो अर्थक्वेक प्रोन जोन है, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू में जो अर्थक्वेक आता है उसका कारण क्या है, उसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। वो क्या कारण है जिसके कारण पेनिनसुलर प्लेटू में अर्थक्वेक आता है। तो प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर्स, फॉल्ट्स एंड ड्रिफ्ट वैलीज। तो इसमें फैक्टर्स में हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट्स, फ्रैक्चर्स एंड रिफ्ट वैलीज, इनमें जो है प्रेजेंस ऑफ रिफ्ट वैलीज की बातें करें तो नर्मदा एंड तापी रिफ्ट वैली एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हम, नर्मदा एंड तापी रिफ्ट वैली, नर्मदा एंड तापी रिफ्ट वैली। उसके अलावा जो है तापी रिफ्ट वैली। नेक्स्ट हमारा फॉल्ट अलोंग वेस्टर्न घाट। अगला हम लिख सकते हैं इसी में फॉल्ट अलोंग वेस्टर्न घाट। फॉल्ट अलोंग वेस्टर्न घाट की अगर हम बातें करते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है कोयना रिफ्ट एंड कुद्रुवती रिफ्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं फॉल्ट अलोंग वेस्टर्न घाट्स तो इसमें हमारा जो है कोयना रिफ्ट, अभी हम मैप से इसको दर्शाते हैं, कोयना रिफ्ट एंड कुद्रुवती रिफ्ट, कुद्रुवती रिफ्ट, कोयना रिफ्ट एंड कुद्रुवती रिफ्ट। कोयना रिफ्ट एंड कुद्रुवती रिफ्ट की अगर हम बातें करते हैं तो कोयना रिफ्ट बिगिंस फ्रॉम कलादगी इन कर्नाटका एंड रन्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर थ्रू कोयना। कोयना रिफ्ट वैली जो है, कोयना रिफ्ट वैली, कोयना रिफ्ट वैली begins from Kaladgi in Karnataka, begins from Kaladgi in Karnataka. Koyna Rift Valley begins from Kaladgi in Karnataka and runs for a distance of and runs for a distance of 540 kilometer, runs for a distance of 540 kilometer through Koyna river, through Koyna rift, through Koyna fault, through Koyna
It terminates 40 kilometer west of Nasik. It terminate it terminates 40 kilometer west of Nasik. 40 kilometer west of Nasik. Another branch of this rift valley is कोयना रिफ्ट वैली की दूसरी ब्रांच जो है कुर्दुवती रिफ्ट है. Another branch of कोयना रिफ्ट इज कुर्दुवती रिफ्ट. कुर्दुवती रिफ्ट. हमने बातें की जो है नर्मदा रिफ्ट, गोदावरी रिफ्ट. अभी मैप से इसको समझा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक बार इसको पढ़ देते हैं. तो पेनिनसुलर प्लेटू की अगर बात करते हैं तो वहां पे जो है अर्थक्वेक आने के कारण क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट, फ्रैक्चर्स, रप्चर्स, जॉइंट्स, क्रैक्स लाइक नर्मदा एंड ताप्ती रिफ्ट वैली एंड फॉल्ट अलोंग जो है वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट जो है पूरी की पूरी सीरीज माउंटेन्स की है, उसी के पैरेलल जो है एक रिफ्ट वैली है जिसको हम कोयना रिफ्ट वैली एंड कुर्दुवती रिफ्ट वैली कहते हैं. ये कोयना रिफ्ट जो है ये कर्नाटका में एक जगह जो है कलादगी है वहां से स्टार्ट होती है. इट बिगिंस फ्रॉम द कलादगी इन कर्नाटका एंड रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर थ्रू द कोयना एंड टर्मिनेट्स 40 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम नासिक. ये कोयना रिफ्ट वैली जो है कलादगी एक जगह कर्नाटका में है वहां से स्टार्ट होती है और ये पैरेलल वेस्टर्न घाट्स के रन करती है रिफ्ट वैली या जो है फॉल्ट लाइन. फॉल्ट का मतलब ऐसे करेक है, टूटा हुआ हिस्सा हो, फुल्ली एक गैप हो जाए, ऐसा क्रिएटेड है अंदर साइड में जमीन में कहीं पे. और ये नासिक के 40 किलोमीटर वेस्ट तक ये फैला हुआ है. कलादगी एक कर्नाटका में है वहां से स्टार्ट होता है. अप्रोक्सीमेट 540 किलोमीटर तक लंबाई में ये जो है रिफ्ट वैली है. इसी की एक ब्रांच जो है आपका कुर्दुवती रिफ्ट वैली है. इस तरह से हम डिफरेंट रिफ्ट वैलीज की अगर बातें करते हैं साउथ इंडिया या जो है पेनिनसुलर प्लेटू की, तो उसको मैप के द्वारा कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है. इसको मिटा देते हैं. वी कैन ड्रॉ ऑल दीज थ्रू दी. अगर इसको मैप को कुछ इस तरह से बनाया जाए, यहाँ पे मैप के द्वारा अगर मैं कुछ इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ये मान लिया हमने इंडिया का जो है पेनिनसुलर प्लेटू का एक मैप ड्रॉ किया यहाँ पे. अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया का या पेनिनसुलर प्लेटू का कह सकते हैं हम कि हमने मैप ड्रॉ किया, तो जो ये कोयना रिफ्ट वैली है, पहले हम कोयना रिफ्ट वैली को ड्रॉ करते हैं. कोयना रिफ्ट वैली ऐसे ही कुछ यहां से कर्नाटका से स्टार्ट हुई थी, खुर्दागदी करके कोई जगह थी, और ये आगे जा करके यहां पे ऐसे ये इस तरह से हमने इसको लिखा कोयना रिफ्ट वैली. दिस इज द कोयना रिफ्ट वैली. कोयना रिफ्ट वैली ये वाला हमारा जो है दूसरी जो इसकी ब्रांच थी ये कुर्दुवती रिफ्ट है. ये जो है हमारा दूसरी ब्रांच इसकी है कुर्दुवती रिफ्ट है. नेक्स्ट अगर हम दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करें समझने के लिए खाली, ताकि आसानी से इसको समझा जा सके, एक गोदावरी जो है रिफ्ट है हमारी पैरेलल इसी की तरह यहां पे आएगी कोई गोदावरी रिफ्ट है. इसी बीच में हम लिख सकते हैं गोदावरी को भी. गोदावरी रिफ्ट हो गई ये हमारी. गोदावरी रिफ्ट के बाद हमारी जो है एक महानदी रिफ्ट है. महानदी कुछ जो है इस तरह से यहां पे आएगी. ये हमारी जो है महानदी है, महानदी रिफ्ट वैली है. यानी एक रिफ्ट ये है और ये इसके बीच में महानदी रिफ्ट वैली हो गई. ये वाला हिस्सा हमने बना दिया यहां पे गोदावरी रिफ्ट वैली हो गई. उसके अलावा जो है और भी ड्रॉ कर देते हैं. एक हमारा जो है नर्मदा सोन रिफ्ट वैली है. नर्मदा सोन रिफ्ट वैली कुछ इस तरह से यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा हमारा जो इस तरह से, इसमें हम लिख सकते हैं नर्मदा सोन रिफ्ट वैली. नर्मदा सोन रिफ्ट वैली ये हो गई कुछ हमारी. उसके अलावा जो है कच्छ रिफ्ट वैली है. पैरेलल ऐसे एक जो है कच्छ रिफ्ट वैली है, सॉरी
कच्छ रिफ्ट वैली, इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है मान लेते हैं ये कच्छ रिफ्ट वैली है, ऐसे ही कुछ जो है कच्छ रिफ्ट वैली है, ये कच्छ रिफ्ट वैली है। उसके अलावा जो है एक काम्बे रिफ्ट वैली है, जो फुल्ली यहां से स्टार्ट होता है, काम्बे रिफ्ट वैली। ये काम्बे रिफ्ट वैली वो भी यहां से ऐसे स्टार्ट होता है, नॉर्थ की तरफ सैंपल ऐसे सीधे चली जाती है, इसको हम कह सकते हैं काम्बे रिफ्ट वैली, काम्बे रिफ्ट वैली। इतने सारे रिफ्ट वैली साउथ इंडिया में या पेनिनसुलर प्लेटू में है, जिसके कारण यहां पे अर्थक्वेक आता है। अदरवाइज ये बहुत ही स्टेबल ब्लॉक है। इन रिफ्ट वैली के आसपास के जो एरियाज हैं, जो ये साइड वाले एरियाज है, फुल्ली की फुल्ली स्टेबल ब्लॉक हैं, और यहां पे सेकंड नंबर का जो है अर्थक्वेक जोन के अंदर ही आता है। ये जो रिफ्ट वैली वाले एरियाज हैं ओनली वहीं पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, तो ये थर्ड वाले में डाला गया है। ये कच्छ वाला जो है ये इसको 5 में डाला गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये अनस्टेबल ब्लॉक्स है। दूसरा कारण कच्छ वाले का ये है कि यहां से नीचे से जो इंडियन प्लेट्स है ये नॉर्थ की तरफ जो है मूव कर रही है, आज भी अनस्टेबल है, जिसके कारण यहां पे कच्छ में आज भी अर्थक्वेक आता है। या गुजरात में कच्छ में जो अर्थक्वेक आया था अभी, वो इसी के कारण है कि जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, जिसके कारण। तो ये काम्बे वैली रिफ्ट वैली, नर्मदा एंड सोन रिफ्ट वैली, महानदी रिफ्ट वैली, गोदावरी रिफ्ट वैली, कुद्रावती रिफ्ट वैली, कोयना रिफ्ट वैली, ये इतने सारे रिफ्ट वैलीज हैं या फॉल्ट लाइन हैं जो कि साउथ इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू में पाए जाते हैं। इनके कारण यहां पे अर्थक्वेक आता है। ठीक, अगला हमारा जो है अंडमान निकोबार है। अब हम बातें करते हैं अंडमान एंड निकोबार का। निकोबार, हाउ अंडमान निकोबार आइलैंड्स फाउंड? व्हेन टू प्लेट्स converge, when two plates collides, if both the plate is oceanic, या if margin या frontal portion of both the plate is oceanic, then islands volcanic eruptions will be taken place, then islands will be formed, वॉल्केनिक eruptions will be taken place। इंडिया की प्लेट जो नॉर्थ की तरफ मूव की, यूरेशियन प्लेट से जब टकराई, तो यूरेशियन प्लेट्स का जो सामने वाला हिस्सा था और इंडिया के प्लेट के सामने वाला हिस्सा, दोनों के आमने सामने कहीं ना कहीं पे ओशनिक हिस्से थे, ओशन ब्लॉक थे। जब ओशनिक ब्लॉक रहेगा तब क्या होगा कि आइलैंड्स बनेगा। अगर एक कॉन्टिनेंटल होती एक ओशियनिक होती तो कॉर्डिलेरास बनते, जैसे रॉकीज एंड एंडीज हैं। अगर दोनों जो है, अगर हमारे हम कह सकते हैं एक अगर ओशियनिक है दूसरा ओशियनिक है, तो क्या होगा? वॉल्केनिक एरप्शंस होगा और आइलैंड्स बनेगा। जैसे कि जापान है, जापान वाली कंडीशन में भी यही हुआ कि जापान की एक छोटी सी प्लेट थी और पैसिफिक एक बड़ी प्लेट थी। पैसिफिक भी ओशियनिक थी, जापान वाली भी ओशियनिक थी, दोनों टकराई तो आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। दोनों के टकराने से वॉल्केनिक एरप्शंस हुआ। अगर हमारा यहां पे एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, हमारा जापान, एग्जांपल के तौर पे जापान एंड अंडमान निकोबार वाली कंडीशंस हो गई है। अंडमान एंड निकोबार हो गया, जावा एंड सुमात्रा वाली कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट हमारा है ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अगर टकराती हैं तो क्या होता है? वॉल्केनिक एरप्शन होगा प्लस कॉर्डिलेरास बनेंगे। कॉर्डिलेरास बनेंगे, इन कॉर्डिलेरास को हम कह सकते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रॉकीज एंड एंडीज। अमेरिकन प्लेट्स से जो है पैसिफिक प्लेट टकराई तो क्या है? ये अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल थी, पैसिफिक ओशियनिक प्लेट थी, तो वॉल्केनिक एरप्शंस हुआ वहां पे, और वहां पे न्यू फोल्ड माउंटेन या कॉर्डिलेरास बने। अगला कंडीशंस हमारा है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तब क्या है? ओनली न्यू फोल्ड माउंटेन बनेगा, वॉल्केनिक एरप्शंस नहीं होगा। वॉल्केनिक एरप्शन इस कंडीशंस में होगा कि जब कोई एक प्लेट ओशियनिक प्लेट होना चाहिए
नंबर 1 पे। जब कोई एक प्लेट ओशनिक प्लेट होगा तभी जाकर के ओशनिक प्लेट अंदर जाकर के सबडक्ट होकर के उसमें जो सिलिका है वो बर्न होगा और बेनियाफ जोन वाली जो प्लैंक है वो बनाएगी और वही बर्न होकर के साइड से कहीं के निकलता रहेगा, इरप्शंस या इजेक्शंस होता रहेगा, तभी वॉल्केनिक इरप्शंस होगा। इस वाली कंडीशंस में ये दोनों वेल्ड कर जाती हैं, मिल करके इस तरह वेल्डिंग हो जाती है और फोल्ड माउंटेन बनाती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होता। अगर वॉल्केनिक इरप्शंस होगा इसका मतलब यहां पे कभी ओशनिक प्लेट रही होगी, चाहे कम ही हिस्से में रही हो, उतने हिस्से का वॉल्केनिक इरप्शंस हो चुका हो, बाकी हिस्सा सारा का सारा कॉन्टिनेंटल ब्लॉक रहा हो। तो अंडमान निकोबार की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन यहां पे अर्थक्वेक आने के कारण क्या है, इट इज लोकेटेड एट कन्वर्जेंट मार्जिन ऑफ द प्लेट्स, कन्वर्जेंट मार्जिन ऑफ द प्लेट्स। दूसरे नंबर पे वॉल्केनिक इरप्शंस इज टेकन प्लेस लाइक बैरेंट आइलैंड्स इन एक्टिव, मतलब आज भी है बैरेंट आइलैंड्स अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार क्या है, ये वॉल्केनिक जो है आइलैंड्स है, वॉल्केनिक इरप्शन से ये आइलैंड्स बना है। नेक्स्ट नंबर पे कच्छ वाला जो है ये 5 जोन्स में आता है। कच्छ वाले का कारण हमने क्या बताया, एक तो यहां पे रिफ्ट वैली है, दूसरा दिस इंडियन प्लेट्स दैट मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ इज करंटली अनस्टेबल। यानी आज भी ये प्लेट जो नीचे से इसकी तरफ मूव कर रही है, इसका कुछ हिस्सा ये यहां पे अनस्टेबल है, जिसके कारण यहां पे अर्थक्वेक आता है, ये इसीलिए जोन 5 में आता है। अब हम बातें कर लेते हैं थोड़ा सा रेक्टर स्केल के बारे में, या स्केल जिसपे कि अर्थक्वेक को मापा जाता है या मेजर किया जाता है। तो इसको अगर बातें करते हैं स्केल की, स्केल में है 2 तरह के इस यहाँ पे स्केल यूज होते हैं, एक रेक्टर स्केल होता है, एक मर्कल्ली स्केल होता है। नंबर 1 पे जो है रेक्टर स्केल होता है, नंबर 1 पे हमारा जो है रेक्टर है, नंबर 2 पे मर्कल्ली है। रेक्टर स्केल एंड मर्कल्ली स्केल, हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो रेक्टर स्केल होता है, इट मेजर्स मैग्नीट्यूड्स ऑफ द अर्थक्वेक, इट measures मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड्स को यह मेजर करता है। मर्कल्ली जो है इट मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ये अर्थ का इंटेंसिटी को नापता है। अभी हम मैग्नीट्यूड्स और इंटेंसिटी के बारे में बातें करेंगे डिटेल में। स्केल रेंज 0 to 9, इस वाली कंडीशंस में स्केल रेंजेज 0 to 9, इस वाली कंडीशंस में स्केल रेंजेज 1 to 12, इस वाली कंडीशंस में देयर इज नो अपर लिमिट्स ऑफ स्केल। स्केल यहां पे 0 से 9 तक ही यूनिट शो किया जाता है स्केल पे, लेकिन इसका 9 से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले स्केल का एक्सटेंशन जो है कहीं तक भी बढ़ा करके किया जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं दिस इज ओपन एंडेड स्केल, मतलब कि देयर इज द नो अपर लिमिट, इट कैन बी इंक्रीज अनलिमिटेड, इट कैन बी इंक्रीज्ड अनलिमिटेड, इसको बहुत ज्यादा तक बढ़ा करके अब किया जा सकता है। ये वाला इट रेंजेस 1 to 12, इसको ओनली 12 तक ही हो सकता है। 12 का मतलब हो सकता है हमारा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शंस। ये वाली कंडीशंस 12 से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती,
इसको हम कह सकते हैं इट इज क्लोज इंडेड स्केल, यानी ये 12 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। इट हैज ऑब्जेक्टिविटी मोर साइंटिफिक एंड हेंस वाइडली यूज। ये वाला जो हमारा है इट हैज ऑब्जेक्टिविटी more scientific, it has objectivity more scientific and widely used and widely used। ये वाला जो है more objective है, it has subjectivity इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। इट हैज लेस यूज हेंस रेयरली यूज। लेस साइंटिफिक एंड रेयरली यूज। लेस साइंटिफिक एंड रेयरली यूज। यहां पे हमको तात्पर्य होता है रेक्टर्स में कि जो एनर्जी है हम उसी को मेजर्स करते हैं। अगर मान के चलिए किसी डिजर्ट्स वाले एरियाज में या ओशनिक एरियाज में कहीं ऐसी जगह अर्थक्वेक आता है जहां पे आबादी नहीं है और 8 मैग्नीट्यूड्स का अर्थक्वेक आता है, तो उसका मतलब कि अर्थक्वेक तो बहुत ही तेज आया लेकिन वहां पे आबादी नहीं थी, तो कोई भी डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन या डिजास्टर नहीं हुआ। मरकल्ली में हम ये देखते हैं कि कितना लॉस हुआ, डैमेज कितना हुआ। डैमेज कितना हुआ कि मतलब अगर 7 ही का हो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होगा अगर किसी आबादी वाले हिस्से में अर्थक्वेक आएगा। इसीलिए हमने कहा इट हैज सब्जेक्टिविटी, इट हैज ऑब्जेक्टिविटी, लेस साइंटिफिक, रेयरली यूज, मोर साइंटिफिक एंड वाइडली यूज्ड, लोगारिथमिक स्केल एंड नॉर्मल स्केल। इस वाली कंडीशंस में नंबर 5 में हम लिख सकते हैं लोगारिथमिक स्केल। इस वाली कंडीशंस में हम लिख सकते हैं नॉर्मल स्केल। नॉर्मल स्केल मरकल्ली में नॉर्मल स्केल होता है, जैसे अर्थमेटिक मीन होता है उसको फॉलो करता है। ये लोगारिथमिक होता है यानी ज्योमेट्रिक मीन्स को फॉलो करता है। जैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स के बीच में अगर एनर्जी रिलीज हुई तो 10 यूनिट्स का अंतर होगा, दूसरे से और तीसरे के बीच में भी 10 होगा, लेकिन एक से तीसरे के बीच में 100 यूनिट्स हो जाएगा एनर्जी का डिफरेंस। तो इसको हम फर्दर इस अंदाज से समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन अर्थक्वेक। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड्स? मैग्नीट्यूड्स मींस होता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स जो हमने यहां पे लिखा मैग्नीट्यूड्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड्स? मैग्नीट्यूड्स मीन इट रिफर्स amount of energy released in earthquake. This is the magnitudes. What is the intensity? Impact of the earthquake. What is the intensity of the earthquake? इसी को फर्दर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसको कह सकते हैं इट रिफर्स इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। इट रिफर्स इंपैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अब अर्थ का इंपैक्ट क्या होगा और एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ये दोनों में काफी डिफरेंस है। इंपैक्ट वाला मामला यह है कि अगर अर्थक्वेक किसी आबादी वाले हिस्से में आएगा तो ज्यादा डिवास्टेशन होगा, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। एनर्जी रिलीज का मतलब कि वो किस रेक्टर स्केल पे आया, कितनी उसमें एनर्जी रिलीज हुई, कितना मैग्नीट्यूड्स का था। दोनों में डिफरेंस इस तरह से क्लियर होता है। अब जो ये इंटेंसिटी है इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। हम इंटेंसिटी वाली बातों को कह सकते हैं, इंटेंसिटी वाली के पॉइंट्स को अगर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो दीज इंटेंसिटीज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फॉलोइंग फैक्टर्स दीज इंटेंसिटीज आर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। इंटेंसिटी का मतलब इंपैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का इंपैक्ट के हिसाब से वो किस पे निर्भर करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो नंबर 1 पे ये हो जाएगा डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स में
इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं किस पे निर्भर करता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज का मतलब कि ये वाला जो पॉइंट्स यहां पे हमने लिख दिया, यानी मैग्नीट्यूड, ज्यादा मैग्नीट्यूड्स का होगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कहने का तात्पर्य है यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेप्थ ऑफ द फोकस, नेक्स्ट पॉइंट है कि डेप्थ ऑफ द फोकस। अगर फोकस हमारे सरफेस जहां पे हम रहते बसते हैं उसके बहुत पास में है तो बहुत ज्यादा उसका जो है सीज्मिक वेव की तरंगें फास्ट पहुंच जाएंगी, बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होगा। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में कहीं अर्थक्वेक का फोकस रहा तो उसकी सीज्मिक तरंगें बहुत स्लो पहुंचेंगी, उसकी स्पीड भी डाउन हो जाएगी, इस तरह से डिवास्टेशन कम होगा। तो डेप्थ ऑफ द फोकस नंबर 2 पे। डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, जो एपिसेंटर है उससे कितना, जहां पे यानी कि पहली बार अर्थक्वेक सरफेस पे नोटिस की जाती है उस जगह के एपिसेंटर कहते हैं। वहां से जितना दूर चलते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा सीज्मिक वेव्स की जो असर कम होता चला जाएगा। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, अगर ज्यादा दूरी है तो इंपैक्ट कम होगा, बहुत पास में है या एपिसेंटर वाला एरिया जो होगा तो वहां पे अर्थक्वेक बहुत तेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स का मतलब कि अगर ह्यूमन आबादी है जहां पे रूरल सेटलमेंट्स है, अर्बन सेटलमेंट्स है, अर्बन सेटलमेंट में ज्यादा डिवास्टेशन होगा क्योंकि वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी होती है। रूरल सेटलमेंट में डिवास्टेशन कम होगा क्योंकि डेंसिटी कम होती है। कोई बहुत अगर मेगा सिटीज है जहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे और ज्यादा डिवास्टेशन होगा। अब हम बातें कर लेते हैं जो है जो ये लोगारिथमिक, हमने यहां पे कहा कि ये लोगारिथमिक स्केल होता है वेक्टर वाला। तो लोगारिथम की अगर हम बातें करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक वो मैप ड्रॉ कर लेते हैं इसका, सपोज दैट हमने एक स्केल के कुछ पॉइंट्स लिखे, यहां पे लिखा मैंने 1, यहां पे लिखा 2, यहां पे हमने लिखा 3, यहां पे हमने लिखा 4। ये समझने के लिए जो है मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं। पहले कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं एनर्जी की, इस पे एनर्जी कितनी रिलीज होती है, तो हमने कहा कि ये लोगारिथमिक होता है। लोगारिथमिक का मतलब क्या होता है कि यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी में कितना अंतर होगा, 32 टाइम्स, और यहां से लेकर के यहां तक में एनर्जी कितनी होगी, 32 होगी। अब यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की हमारी एनर्जी हो जाएगी 32 इंटू 32। इसको हम कहते हैं लोगारिथम, यानी ये मल्टीपल में जो है एक तरह से कैलकुलेट होता है किसी चीज का। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं यहां पे एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव। जो एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो है एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव में एक यूनिट से यहां से लेकर के यहां तक हमारा 10 टाइम्स होगा। जैसे यहां पे हमारा जो है 32 टाइम्स था, यहां से यहां तक हमारा जो है 10 टाइम्स होगा। 1 से लेकर के 3 तक हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 टाइम्स। 1 से लेकर के 3 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड होगा 100, मतलब हो जाएगा यूनिट्स। तो इस तरह से दिस इज द लोगारिथम। अब यहीं पे हम विराम देते हैं। हमने आज जो है कंप्लीट कर दिया अर्थक्वेक के, तो उसमें हमने कल वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया था, कॉजेज बताया। आज हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक बताया, इंडिया के जो सीज्मिक जोन्स हैं उसके बारे में बातें की, हर एक के जो है फिर कॉजेज क्या हैं, सीज्मिक जोन्स में अलग अलग जगहों पे अर्थक्वेक आने के उसके बारे में बातें की। उसके बाद फिर आकर के जो है लास्ट में हमने इस पे बातें किया, क्या कहते हैं जो रेक्टर स्केल है और मर्कल्ली स्केल है उसके बारे में हमने बातें की। अब यहीं पे हम खत्म करते हैं लेक्चर को। ऑल द बेस्ट, ओके बाय।